मोदी सरकार की भू राजनीति इस समय चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं और कहीं कोई भी विरोध नहीं हो रहा है, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया में इस्लाम विरोधी उनकी छवि बनाई गई है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के बाद इथोपिया और अब ओमान पहुंचे हैं। अब ये यात्रा क्यों है खास? क्या भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखने जा रहा है या फिर कोई और वजह है? आज बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अचानक सदन के बीच सत्र छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। सुनने में आ रहा है परिवार में झगड़ा चल रहा है। अब किस बात का झगड़ा है, क्यों हो रहा है, या फिर किसी और काम से निकले हैं युवराज? आज समझेंगे इसे भी। और बिहार में दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने जैसे मोर्चा संभाल लिया है कि सुशासन बाबू के राज्य में पूरा होना चाहिए अनुशासन। सबसे बड़ी गाजगिरी है पुलिस डिपार्टमेंट में। जी हाँ, अब क्या है पूरी खबर ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं। जॉर्डन, इथोपिया के बाद अब ओमान पहुंचे हैं। करीब 8 साल बाद ओमान की यात्रा पर हैं। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद के निमंत्रण पर पीएम मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ओमान पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान व्यापार नीति पर बात हो सकती है। निवेश, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी का ये ओमान दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है? भारत के लिए ओमान की अहमियत क्या है और अब तक ओमान के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत ओमान के रणनीतिक रिश्तों की। दरअसल ओमान खाड़ी क्षेत्र का पहला ऐसा देश है जिसके साथ भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं। समुद्री सुरक्षा को लेकर भी भारत और ओमान लंबे समय से एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में ओमान भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है। ओमान के राजदूत इस्सा सालेह अल शिबानी भी कह चुके हैं कि भारत और ओमान के रक्षा संबंध इस बात का सबूत हैं कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना गहरा है। ओमान जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और आईओआरए यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का एक अहम सदस्य है। इतना ही नहीं, साल 2023 में जब भारत G20 का अध्यक्ष था, तब ओमान को बतौर अतिथि देश में आमंत्रित किया गया था और उस दौरान ओमान के 9 मंत्री भारत आए थे। ये अपने आप में दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का मजबूत संकेत है। बताया जा रहा है कि ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने अपने जगुआर फाइटर जेट्स को निष्क्रिय कर दिया है। ये वही विमान है जो भारत की वायुसेना भी इस्तेमाल करती है। ओमान ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो इन विमानों के स्पेयर पार्ट्स भारत को मुहैया करवा सकता है। दरअसल जगुआर फाइटर जेट काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स मिलना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी के ओमान दौरे के दौरान इस डील पर चर्चा होने की पूरी संभावना है और अगर ये समझौता होता है तो भारत को जल्द ही स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं और जगुआर विमान फिर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगे। इसके अलावा अगर फ्री ट्रेड डील की बात होती है तो पता चलता है कि पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच कस्टम ड्यूटी या तो कम हो जाएगी या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड डील को लेकर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। यूएई के साथ भारत की फ्री ट्रेड डील पहले ही लागू है और अब ओमान जीसीसी का दूसरा ऐसा देश बन सकता है जो भारत के साथ ये समझौता करेगा। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत जीसीसी देशों में ओमान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अब बात करते हैं व्यापारिक रिश्तों की। दरअसल भारत ओमान से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद, यूरिया, पेटकोक, जिप्सम और लोहा आयात करता है। वहीं ओमान भारत से अनाज लेता है, रसायन लेता है, चाय, कॉफी, कपड़े, लोहा और इंजीनियरिंग उत्पाद भी खरीदता है। साल 2024-25 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $10.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी के इस दौरे से उम्मीद ये जताई जा रही है कि व्यापार और निवेश से जुड़े नियम और भी ज़्यादा आसान होंगे, जिससे दोनों देशों को आर्थिक फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की ओमान यात्रा, ये ओमान दौरा रणनीतिक भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और रक्षात्मक भी है। तीनों नज़रिए से ये बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले
कि पीएम मोदी इन दिनों उन मुस्लिम देशों से रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं जो शांति प्रिय हैं, जिनकी करेंसी यानी इकोनॉमी स्ट्रांग है और भारत के साथ फ्यूचर में डील करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें, इथोपिया ऐसा देश है जहां भारत की कई कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये यात्रा बॉस डिप्लोमेसी का जीता जागता उदाहरण है। और इधर देश की सियासत में एक बार फिर गांधी परिवार को लेकर बड़ा दावा सामने आया है जो चौंकाने वाला है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पर कांग्रेस का अभी तक कोई बयान नहीं आया। दरअसल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच टकराव होने की बात कह रहे हैं। बिट्टू का दावा है कि परिवार में बढ़ते तनाव की वजह से राहुल गांधी संसद सत्र बीच में ही छोड़कर विदेश दौरे पर चले गए हैं। एक न्यूज चैनल से उन्होंने बातचीत की। उस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि दोनों गांधी आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों की आपस में तुलना की जा रही है। इससे राहुल गांधी बेहद नाराज हो गए हैं और इसी वजह से परिवार में झगड़ा हुआ और राहुल गांधी नाराज होकर विदेश चले गए। अब बिट्टू के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसके उलट कांग्रेस और मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच मजबूत भाई बहन के रिश्ते और एक दूसरे के समर्थन की बातें ही दिखाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में संसद में वंदे मातरम को लेकर हुई बहस के दौरान प्रियंका गांधी के भाषण से पहले राहुल गांधी ने मीडिया से कहा था कि प्रियंका का भाषण सुनो। इस बयान को उस वक्त दोनों के बीच आपसी तालमेल के तौर पर देखा गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री बिट्टू यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लोग उस गांधी को भूल चुके हैं जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बापू गांधी थे और रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी हैं कहाँ? अभी मैं उनकी तस्वीर जर्मनी में देख रहा हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए विदेश जाते हैं और दूसरी तरफ ये घूमने और सैर करने जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में ही थे। कभी राहुल गांधी उन्हें बेहद पसंद किया करते थे और राहुल गांधी के पसंदीदा नेताओं में उनका नाम था और उन्हीं के समर्थन से बिट्टू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष तक बने थे। लेकिन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अब माहौल बदल गया है। लोकसभा से पहले बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमलावर हैं। चलिए अब बात करते हैं उस दौरे की जिसे लेकर दावा किया जा रहा है, राहुल गांधी का जर्मनी दौरा। राहुल गांधी बुधवार को जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा उत्पादन करना होगा और मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत इकोसिस्टम बनाना होगा। राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर जर्मनी गए हुए हैं। ये अलायंस दुनिया भर की 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख समूह है, एक ग्रुप है। पहले दिन राहुल गांधी ने BMW के म्यूनिख स्थित मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने BMW की कारों और मोटरसाइकिलों के मॉडल देखे, फीचर्स को ऑपरेट भी किया और स्टाफ से तकनीक को लेकर के बात भी की और उनसे जानकारी भी ली। इस दौरान राहुल गांधी ने रोल्स रॉयस कार में बैठकर भी उसके फीचर्स को समझा। राहुल गांधी देर रात बर्लिन में IOC कार्यक्रम में भी शामिल हुए और 19 दिसंबर तक जर्मनी में राहुल गांधी रहेंगे, जबकि देश में उसी समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 6 महीनों में राहुल गांधी का ये चौथा विदेश दौरा है। इससे पहले वो लंदन गए थे, मलेशिया गए थे और ब्राज़ील, कोलंबिया भी जा चुके हैं। इसी को लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है, निशाना साध रही है। हालांकि राहुल गांधी जहां भी जाएं, जो भी करें, देश को उससे क्या मतलब होना चाहिए, लेकिन देश को राहुल गांधी जी से जब मतलब होना चाहिए, जब वो दूसरे देशों में जाकर भारत को बदनाम न करें, भारत को कम ना बताएं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। अब जैसे उन्होंने जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग की बात की, ये बात किसी भी देशवासी को ठीक नहीं लगी, नागवार गुजरी। अब अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो संसद में इसकी चर्चा करें, ना कि विदेशी धरती से ये बात भारत तक पहुंचाए। और चलिए मान भी लेते हैं कि भारत ने और भी ज्यादा फैक्ट्री लगाई, तो कल को इन्हीं के वामपंथी मित्र आकर बोलेंगे कि जल, जमीन और जंगल अब दूषित हो रहे हैं, तो अब इसका क्या इलाज होगा। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको बिहार, जहां नीतीश सरकार के फैसले इन दिनों जनता को चौंकाने वाले हो रहे हैं। हालांकि नई सरकार में CM और डिप्टी CM दोनों नहीं बदले गए हैं,
लेकिन फैसले ताबड़तोड़ तरीके से लिए जा रहे हैं। इधर हिजाब मामले में सीएम नीतीश कुमार को जरूर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम ने जैसे मोर्चा संभाल रखा है कि सुशासन बाबू के राज्य में पूरा अनुशासन होगा। एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, जिन्होंने ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी शुरू किया है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके, तो दूसरी तरफ हैं डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने पूरे बिहार में एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसकी वजह से बिहार पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस डिपार्टमेंट की कई खामियां अब लग रहा है कुछ कम होने वाली हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद सम्राट चौधरी अब एक्शन मूड में हैं। कहा जाता है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 की शराबबंदी के बाद से पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति में कई हजार गुना इजाफा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बिहार के गृह मंत्री ने फरमान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से बिहार पुलिस में खलबली मची हुई है। देखिए, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के इस आदेश से उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान अकूत संपत्ति बनाई, जमकर भ्रष्टाचार किया, लूट खसोट की। इसके अलावा शराबबंदी के बाद रिश्वतखोरी से चल और अचल संपत्ति भी बनाई। बिहार के कई पुलिसकर्मियों ने तो बिहार के बाहर और विदेशों में भी जमीनें खरीद ली। चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को प्रशांत किशोर ने भी उठाया था। बिहार में शराब माफिया से साठगांठ करके लोगों ने खूब रिश्वतखोरी की और खूब संपत्ति कमाई। इतना ही नहीं, सही तरीके से अगर जांच हो तो बिहार पुलिस के कई अधिकारी ऐसे हैं जो चांद पर भी जमीन खरीदने की हैसियत रखते हैं। कई अधिकारियों ने बिहार, यूपी, शिमला, कसौली, मनाली और भी कई स्टेट की कई जगह संपत्तियां खरीद रखी हैं। देखा जाए तो बिहार पुलिस में भ्रष्टाचार का आलम बढ़ा है। गृह मंत्री का ये कदम पुलिस के अंदर हड़कंप तो मचा ही चुका है। मीडिया सूत्रों की माने तो बिहार पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही। तो कुल मिलाकर बिहार पुलिस के अधिकारियों की संपत्ति और उनकी कमाई को लेकर गाहे बगाहे जो सवाल उठते रहे हैं, अब उनका खुलासा होने वाला है। बिहार के कई थानों की बोली लगने की इस बात सामने आ रही है। बिहार पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब बिहार के नवनियुक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को पारदर्शी तरीके से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने की बात कह दी है। उन्होंने अपने फैसले के तहत सभी पुलिसकर्मियों को आदेश जारी कर दिया है। खबर है कि गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति और अपने दायित्वों का विवरण समर्पित करने को कहा है, सार्वजनिक करने को कहा है। विभाग की ओर से साफ कह दिया गया है कि 31 दिसंबर को आधार मानते हुए सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को 15 फरवरी 2026 तक हर हाल में अपनी संपत्ति का डिटेल देना होगा। ध्यान रहे, इस मामले में गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने डीजीपी, सभी डीजी, बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग के सचिव, जेएलआईजी, रेल एडीजी, अभियोजन निदेशालय और सैनिक कल्याण के निदेशालय को भी पत्र भेज दिया। यानी कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा है जहां पत्र नहीं भेजा गया हो। तो जारी पत्र के मुताबिक सभी उपक्रमों के कर्मचारियों और अधिकारियों की चल अचल संपत्ति और आमदनी से संबंधित सभी विवरण को अब सार्वजनिक करना होगा, लोगों को बताना होगा, जनता के सामने आएगा। ऐसा नहीं करने वाले पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। उनसे साफ कह दिया गया है कि फरवरी माह के वेतन निकासी के समय से ये सुनिश्चित करें कि संपत्ति का विवरण जमा हुआ है कि नहीं। तो बताइए, ये कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है सम्राट चौधरी ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को। जिसे छुपाते फिर रहे थे, अब पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा। बहरहाल सरकारी आदेश है, सच्चाई सबके सामने होगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।